नमस्कार दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से डॉक्टर गौरव शाह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम यू ऑल। मित्रों, आज का एपिसोड शुरू करने के से पहले मैं पिछले एपिसोड की कुछ चर्चा करना चाहता हूं। पिछले वीडियो में मैंने काल सर्प दोष पर कुछ चर्चा की थी, जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ मुझसे पूछा है, काफ़ी क्वेरीज़ हैं। सबका जवाब तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं जिसको मैं चाहता था मैं जवाब दूं। पहली चीज़, लोगों ने कहा कि काल सर्प दोष तो बहुत ख़राब माना जाता है, तो आपने ये कैसे कह दिया कि कि कभी कभी किसी कुंडली में काल सर्प दोष उसको बहुत ऊंची जगह ले जाता है। जी बिल्कुल सही है। काल सर्प दोष मैंने खुद देखा है, लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव ला देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका ज्वलंत उदाहरण है सचिन तेंदुलकर की आप कुंडली देखिए, उनमें भी काल सर्प दोष था। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक आप देखेंगे, उनमें भी काल सर्प दोष था, लेकिन वो सब बुलंदियों पर पहुँचे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उसका उपाय कराते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों की क्वेरी थी, क्या काल सर्प दोष का उपाय सभी को कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कुछ परम्यूटेशंस कुंडली के ऐसे बनते हैं ग्रहों के कि हर चौथी पाँचवीं कुंडली अगर आप उठाएंगे तो उसमें काल सर्प दोष आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबको उसका उपाय करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, काल सर्प दोष से अगर कोई पीड़ित है, जैसे मान लीजिए किसी के हर काम में विघ्न आ रहा है और उसकी कुंडली में, उसकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष है, उसके बिजनेस में दिक्कत आ रही है, उसके करियर में दिक्कत आती है, रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, तो आपको उपाय करना चाहिए। और मैंने जो उपाय बताया है उसका उपाय आप रुद्राभिषेक कराएं, और रुद्राभिषेक में काल सर्प दोष से संबंधित कुछ मंत्र हैं, उसका आप प्रयोग उसमें करवाएं, पंडित जी से कहें, और संकल्प ये होगा कि काल सर्प दोष निवारणार्थे या निवारणार्थम आप ये काम कर रहे हैं। और कोशिश करें कि काल सर्प दोष की जो पूजा है वह आप किसी शास्त्र में कोई वर्णित कोई मंदिर हो वहाँ कराएं, या कोई पुराने शिव मंदिर में कराएं तो ज़्यादा लाभ होगा। घर पे मत कराएं, किसी शिव मंदिर में कराएं। अगर काशी में कराना है तो वासुकेश्वर महादेव हैं यहाँ पर सिंधिया घाट पे, वहाँ पर कराएं, बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों ने की ये क्वेरीज थी कि सर कि अगर हम लोग काल सर्प से बनी अंगूठी धारण कर लें, आपका मन है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में काल सर्प दोष का ये उपाय कोई बहुत सफल उपाय नहीं है। मैंने नहीं देखा किसी को उस अंगूठी को पहनकर राहत मिली हो। हाँ, जिस किसी ने भी रुद्राभिषेक बाबा आशुतोष की अनुकंपा पाने के लिए किया और काल सर्प दोष का उसके साथ पूजा कराई, उसको बहुत लाभ। तो ये थी कुछ बातें। आज के एपिसोड में मेरे साथ हमेशा की भांति मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज भी उनको कुछ क्वेरीज हैं। जी अनुभा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गौरव जी, अगेन आपके पास। मुझे एक सिंपल सा सवाल पूछना है आपसे। जी, एक प्रैक्टिकल बात है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, और मैं कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मगर हमको लगता है कि हर एक इंसान के मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्या जन्मपत्री की हेल्प से, मतलब उसके माध्यम से हम पैसे की तंगी को ख़त्म कर सकते हैं, या कि पैसे की परेशानी है तो क्या एस्ट्रोलॉजी हमको उसमें सहायता देता है उस तंगी से बाहर मैंने निकालने आपसे में? पहले ही कहा था कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। अगर ये विज्ञान है तो वो अपने मापदंड पर पूरी तरह से खरा उतरता है। जी, अगर आपको परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अगर अपनी जन्मपत्री किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे योग हैं जो कि अगर आपकी कुंडली में मौजूद हैं तो आप जल्दी पैसे की तंगी से उभर पाएंगे। देखिए, मैं एक बार बार कहता हूँ कि आपको कुंडली के उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस आशय में नहीं रहना चाहिए, इस आश्रय में नहीं रहना चाहिए कि जब अच्छी दशा आएगी तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स उपाय करने से परहेज करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं। अगर शास्त्र सम्मत या गुरु प्रदत्त कोई उपाय है उसको जरूर करना चाहिए। कुंडली में नहीं थे तो निश्चित ही आप पैसे की तंगी से बाहर आ सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आज एक कुंडली पर हम लोग चर्चा करें। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे
सैम राजू जी की कुंडली है हम लोग के सामने। देखिए ये कुंडली, अब देखिए काल सर्प दोष की चर्चा चल रही थी, देखिए इनकी कुंडली में भी प्रबल काल सर्प दोष है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया था और पूछा था मुझसे कि ये काफ़ी परेशान हैं अपने जॉब को लेकर, अपने बिज़नेस को भी लेकर, इनका बिज़नेस भी है, और अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी उम्र हो चुकी है, ही इज़ 1986 बॉर्न, लेकिन अभी भी इनकी शादी नहीं हो पाई है। देखिए ये थोड़ी एक जटिल कुंडली है, और इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखिए इसमें क्या है कि पहली चीज़, अगर हम पहली दृष्टया अगर जहाँ पर नज़र जाती है तो इनकी नज़र जाती है हमारी शुक्र और बुध पर। देखिए यहाँ पे जो शुक्र और बुध है वो दोनों वक्री हैं इनकी कुंडली में, और जो शुक्र है वो अस्त है। अब शुक्र जब अस्त हो जाता है सूर्य की वजह से, तो क्या होता है कि महिलाओं के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, महिलाओं के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, और ज़िंदगी में जो एक प्लेजर होता है वो उनको नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर कोण में खाज ये कि शुक्र इनका वक्री भी है, अस्त के होने के साथ वक्री भी है, और दो पाप कर्तरी, और पाप कर्तरी में भी ये तीनों प्लैनेट सूर्य बुध शुक्र, एक तरफ शनि है तो दूसरी तरफ केतु है, उससे भी ये पूरी तरह से ग्रसित है। तो इनको कई सारे उपाय करने पड़ेंगे, और मैंने उनको बताया। पहला तो मैंने जैसे कहा कि काल सर्वयोग की आप पूजन कराएं, उन्होंने पूजा कराई। दूसरा, यहाँ पर देखिए दशानाथ, इस समय दशा जो चल रही है वो शुक्र में शनि की चल रही है, तो शादी का तो योग है इनको, क्योंकि शुक्र इनका सप्तमेश है और शनि उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो शादी तो हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि शुक्र इनका अस्त है, तो उस अस्त वाले के कारण जो कारक होता है शुक्र का वो खराब हो गया है। अब उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर, इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, उन्होंने हीरा बताया था, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शुक्र इनका द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अपनी राशि का है, गनीमत है, लेकिन द्वादश भाव में बैठने से कोई बहुत अच्छा नहीं होगा इनके लिए, हीरा नुकसान भी कर सकता है। तो मैंने इनको रिकमेंड किया था कि इस फटिक की माला पहने, और चूंकि इनका शनि योग कारक है, लग्न में भी बैठा है, तो शनि के का भी उपाय इनको करना होगा। इनको एक अच्छे किस्म का नीलम पहनना चाहिए। ये दो उपाय करें तो इनको बहुत लाभ होगा। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बताया कि इनका विदेश से प्रपोजल आया। मैंने कहा बिल्कुल जाइए, आप विदेश में ही रहिए। सूर्य इनका नीच का है लेकिन द्वादश में है, और दशम भाव का जब स्वामी द्वादश भाव में चला जाता है तो विदेश में इनको लाभ होगा, और वो गए हैं, उनको फ़ायदा है। हालांकि बहुत फ़ायदा भी नहीं है। जो इनकी शादी की बात है, 1-2 प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इनको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, इनका जॉब है, जॉब में इनको प्रमोशन मिला, और वो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन जैसे जैसे अंतरदशाएँ बदलेंगी वैसे वैसे इनको उपाय भी अलग अलग करने पड़ेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आज आपसे कुछ चर्चा की कुंडली के विषय में, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो भी कंसल्टेशन है पूरी तरह से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। तो आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो। और चलते चलते एक टिप ऑफ द डे मैं कहना चाहता हूँ। अक्सर कई बार आप देखेंगे कि कहा जाता है कि राहु यहाँ देख रहा है और केतु की दृष्टि इस पर पड़ रही है। देखिए एक बात समझनी चाहिए, पराशर जी ने साफ साफ कहा कि राहु और केतु जो ग्रह हैं वो छाया ग्रह हैं, और छाया की कोई छाया नहीं होती। छाया किसी को कैसे देख सकता है? तो राहु और केतु जहाँ पर रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, उस राशि के स्वामी की तरह काम करते हैं, या उस राशि में अगर कोई ग्रह है तो उसके जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, वो उनकी खुद की कोई दृष्टि नहीं होती है। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अनुभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच गौरव, मेरे एपिसोड पर आने के लिए थैंक यू।